नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल। मैं एक जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैंने MBBS KGMU लखनऊ और MS BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से किया है। मैं यहाँ पे एक कोचिंग चलाता हूँ हरैया में। बस्ती ज़िला है अयोध्या के पास, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे एक तहसील है हरैया, जहाँ पे एक राजीव दीक्षित करियर इंस्टीट्यूट के नाम से मैं नीट की कोचिंग चलाता हूँ। और 2018 से मैं लगभग अब तक 22-23 गांव के बच्चों को, जिनको कि पैसे भी नहीं है और साथ में उनके पास ये हिम्मत भी नहीं है कि वो कहीं भेज सकते हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको डॉक्टर बनना है या डॉक्टर बन सकते हैं, तो ऐसे 23 लड़कों को हम लोगों ने सिलेक्शन करवाया है MBBS में। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई नीट की कोचिंग और साजिश। इस देश में तमाम कोचिंगें चल रही हैं जो नीट की तैयारी करवाती हैं। नीट की तैयारी करने से बच्चा बाद में डॉक्टर बनता है अगर उसमें सेलेक्ट हो जाता है तो। लेकिन इस देश में तमाम कोचिंगें चल रही हैं और किस तरीके की इनकी साजिश है और किस तरीके से ये लोग शोषण कर रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट है आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कहीं न कहीं सुसाइड कर ले रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस देश में फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो जा रहे हैं। उसका क्या कारण है वो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे 2-3 हेडिंग्स लिखी हुई, जैसे सिलेबस की बात हो गई, गलत डायरेक्शन और आर्थिक शोषण। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सिलेबस, जैसे देखिए क्या होता है कि जो नीट की तैयारी करवाई जाती है उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तो ये कुल मिलाकर के जो NCERT की किताब है, जैसे आज के ज़माने में जो कुछ मान लीजिए अलग अलग बोर्ड हैं, जैसे UP बोर्ड है, इसके बाद CBSE बोर्ड है, इन सब में NCERT की किताब चलती है। और जो 100% क्वेश्चन आते हैं, 100% जो क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से ही आते हैं। मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई भी बच्चा NCERT को पूरा पढ़ ले तो 100 में से 100 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन उसको वहाँ से आएंगे। और ये कोई भी बच्चा जो पढ़ने वाला हो वो आपको बता सकता है कि पिछले जितने भी दिन से नीट का एग्जाम हो रहा है उसमें 100% क्वेश्चन जो होते हैं, 1-2 क्वेश्चन का छोड़ दिया जाए तो 100% क्वेश्चन वहीं से आते हैं लगभग। अब कुल मिलाकर के अगर आप देख लीजिए कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, जैसे कोटा में तमाम कोचिंगें चल रही हैं और भी शहरों में तमाम कोचिंगें चल रही हैं, जो बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है उसके साथ क्या साजिश किया जाता है। और मैंने ऐसा देखा है कि तमाम ऐसे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, वो एनर्जेटिक हैं और वो इस जोश में जाते हैं कि बस 1 साल में वो बस उनको समय दे दिया जाए और वो कोटा पहुँच गए तो 1 साल में जो है तुरंत वो सिलेक्शन लेकर के चले आएंगे। लेकिन हकीकत मैंने अपने यहाँ देखा है, अपने रिश्तेदारों में भी एक आध लोगों को ऐसा देखा कि वो बच्चा आया, बहुत ही जोश में था, उसे लगा कि भाई मुझे बस कोटा भेज दो, मैं तो 1 साल में बस सिलेक्शन लेकर के आ जाऊँगा। और स्थिति ये हुई कि वो 3 साल बाद जब उनके घर वाले हमारे पास ही लेकर के आए कि डॉक्टर साहब इसको ज़रा देखिए, ये तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, एकदम से ये कुछ सुन ही नहीं रहा, कह रहा हम नीट की तैयारी नहीं कर पाएंगे, हम एकदम से जो है कुछ भी कर लेंगे दुनिया में लेकिन नीट की पढ़ाई नहीं करेंगे। और वो इतना फ्रस्ट्रेट कि मतलब ये समझ लीजिए इसका कारण क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिलेबस में क्या होता है कि जो भी नीट की जो NCERT की किताब में लिखा है अगर वो आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर आप इन कोचिंगों में जाओगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ये क्या करते हैं कि कहेंगे ये किताब मत पढ़ो, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये करो, ये हमारी किताब लो। हमारी कौन सी किताब? मॉड्यूल। अब मॉड्यूल के नाम पर ये क्या करेंगे, आपको किताबें दे देंगे अलग से, अपनी लिखी हुई किताबें। और उसमें क्या होगा कि ढेर सारे बिना काम की जो फालतू चीज़ें हैं वो इसमें जो है घुसेड़ करके वो इतनी मोटी किताब बना देंगे। आप ये मान के चलो, जैसे बायोलॉजी की बात करूं मैं तो बायोलॉजी NCERT की किताब में कुल 600 पेज हैं। अगर कोई बच्चा 600 पेज वो पढ़ लेता है तो निश्चित रूप से उसको 100 में से 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि जब वो बच्चा कोटा में पढ़ने किसी बड़ी कोचिंग में जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि इसको नहीं, आपको मॉड्यूल पढ़ना है, और उस मॉड्यूल में कम से कम 1200 पेज होगा या 1800 पेज होगा। तो भाई बड़ा प्रश्न ये है कि जब 600 पेज पढ़ने से 100% क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो आप 1800 पेज क्यों पढ़ा रहे हो? अब अच्छा, 1800 पेज में करते क्या है? जैसे NCERT है, मान लो NCERT की किताब में अगर दांत के बारे में आप पढ़ोगे तो 5 पॉइंट लिखा है कि दांत जो होता है डाइफायोडांट होता है, इसके बाद हेट्रोडांट होता है, इसमें थीकोडांट होता है, इसमें एनेमल होता है और ये डेंटल फार्मूला होता है। ये 5 चीज़ें उसमें लिखी हुई। लेकिन ये क्या करेंगे, ये अपने मॉड्यूल में जो NCERT में 5 चीज़ें लिखी वो तो लिखेंगे ही, उसके बाद ये हाथी के दांत के बारे में भी लिखेंगे, घोड़े के दांत के बारे में भी लिखेंगे, गधे के दांत के बारे में भी लिखेंगे, चूहे के दांत के बारे में भी लिखेंगे। अब जब बच्चा किताब पढ़ता है तो वो सोचता है यार मैंने तो हाथी के दांत तो आज तक सुना नहीं था और घोड़े के दांत तो सुना नहीं था, तो मतलब ये है कि अगर मैं आज कोचिंग में ना आता तब तो मुझे हाथी के दांत पता नहीं चल पाता।
और घोड़े दांत पता नहीं चल पाता, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। दूसरा, जो पढ़ाने वाला टीचर है, जब उसको हाथी दांत, घोड़े दांत, चूहे दांत पढ़ाता है तो उसे लगता है कि भाई गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं, लोग तो अभी तक आदमी का ही दांत जानते थे, हमारे गुरुजी तो बहुत चीज़ें जानते हो, इन्होंने पढ़ाया तो टॉपर तो मैं ही बनूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि जो बच्चा एनसीईआरटी की 600 पेज पढ़ लेगा उसका जो है निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन वहाँ मिलने ही है। अब वो 600 की जगह जो एक बच्चा कोटा चला गया और 1800 पेज पढ़ रहा है, तो वो कम से कम 3 गुना उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मतलब जब एक बार पढ़ने में, जब उसको पूरा मॉड्यूल खत्म करने में जितना समय लगेगा, उतने समय में एक जो बच्चा जो सही डायरेक्शन में पढ़ रहा होगा, जिसको सही बात पता होगी, वो 3 बार पढ़ लेगा, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कर पाएगा। और दूसरा, ये क्या करते हैं, ये साल भर उसके बाद नोट भी लिखवाते हैं, ये अपना जो भी इनके दिमाग में है। तो इन्होंने ऐसे कंफ्यूज कर रखा है बच्चों को कि पहली बात तो वो ये नहीं समझ पाते कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, कि हम नोट पढ़ें, कि मॉड्यूल पढ़ें। इस तरीके से मैंने तमाम बच्चों को ये देखा है जो कि बच्चे 3-3 साल, 4-4 साल कोटा में पढ़ने के बाद जब वो 300-400 नंबर नहीं पाए, और जो कि बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, उनसे वो लोग ले करके आए मेरे पास कि सर आप भी कोचिंग करवाते हैं, ज़रा इससे बात करिए, 3-3 साल से जो है इसमें पढ़ा रहा है, मतलब वहाँ पढ़ रहा है, कोटा में पढ़ रहा है, इसके बाद भी ये नंबर इसका बढ़ ही नहीं रहा। तो मैंने पूछा, बच्चों से पूछा कि भाई क्या समस्या है आपको, ये क्या दिक्कत हो रही। तो उन्होंने बताया कि सर कुछ समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी पढ़ूँ, कि नोट पढ़ूँ, कि मॉड्यूल पढ़ूँ। तो ये इन लोगों को इस तरीके से भ्रमित कर दिया गया है कि इस हमारे देश के बहुत ही जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनको एक गलत डायरेक्शन में डाल करके और इनका भविष्य कहीं न कहीं चौपट कर दिया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनको जो करने की ज़रूरत है कि इनको पहली बात तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एनसीईआरटी ही पढ़ने से 100% चीज़ें आती हैं, और आपको एनसीईआरटी से एक भी लाइन, एक भी अक्षर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा अपना ये भी मानना है कि भाई ज़्यादा पढ़ोगे तो मास्टर बन जाओगे, कम पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे। तो कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत करो। और ये जो कोचिंग वाले हैं, इन लोगों ने इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना करके रखा हुआ है, और चूंकि इनका इतना बड़ा साम्राज्य बन गया है कि इनके सामने और तो लोगों का कोई कुछ चलता नहीं। और जो नया भी कोचिंग खोलता है वो कहीं न कहीं यही धंधा करता है कि वो पता चला मॉड्यूल बना लेगा, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ मॉड्यूल मिलता है कि नहीं, तो आप नोट बनाते हैं कि नहीं, तो आप कैसे क्या करते हैं। इस तरीके के ये जो है धंधे चलते हैं। दूसरा मैंने लिखा है कि गलत डायरेक्शन। तो गलत डायरेक्शन यही है कि जिस बच्चे को 600 पेज पढ़ना चाहिए उसको आप 1800 पेज पढ़ा रहे हो, और जिस बच्चे को कम मेहनत में सिलेक्शन ले लेना चाहिए, जिसको सही बात बतानी चाहिए कि बेटा कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहो तो आप घर में जा करके एनसीईआरटी किताब तैयार कर लो, एक एक लाइन और वर्ड पढ़ लो, आपको कोचिंग आने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोचिंग की 1 पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई है, तो आप आ सकते हो, कोचिंग में पढ़ सकते हो। लेकिन ये बात कौन कहेगा? ये बात वही कह सकता है जो वाकई इस देश के बच्चों के साथ में ये चाहता है कि उनका शोषण ना हो, वाकई जो है, जो ईमानदार है, जो न्यायप्रिय है, जिसे ये लगता है कि नहीं इस देश में किसी का शोषण ना हो, किसी बच्चे को हम सही डायरेक्शन में रख करके और उसको डॉक्टर बना दें। लेकिन जिनका उद्देश्य है शोषण, जिनको ये है कि आर्थिक शोषण करना है, मैंने देखिए तीसरा जो हेडिंग लिखा है वो आर्थिक शोषण ही लिखा है। ये सोचिए कि एक गाँव का बच्चा जिसको कि आज कोटा में जो फीस है आपने देखा होगा 1 से 1.5 लाख के बीच में है, मतलब 1 से 1.5 लाख एक साल की फीस है, जबकि जो है एमबीबीएस में बहुत ही कम फीस लगती है। फिलहाल आप ये सोचिए कि 1 से 1.5 लाख अगर कोई ले रहा है, और एक गांव का व्यक्ति जो खेती करता है, जो 1-1.5 लाख रुपया वो कहाँ से इकट्ठा कर लेगा, और कोचिंग की फीस के अलावा भी खर्चे होते हैं। अगर वहाँ पे आपको हॉस्टल लेकर के रहना, खाना पीना बनाना है, तो आप एक कोटा की जो मैंने देखा है वो लगभग जो है 10,000 रुपया महीना तो आपका लग ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के साल भर का अगर खर्चा देखेंगे तो 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। मतलब पूरे एमबीबीएस के 5 साल की पढ़ाई में 2.5 से 3 लाख रुपया लगता है, कोई बच्चा अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेता है। लेकिन एक बच्चा जो कोचिंग की तैयारी करने जा रहा है उसका जो है एक पूरे जो है 1 साल के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च हो जा रहा है, और उसके बाद भी उसको 600 की जगह 1800 पेज पढ़ा रहे हो, उसको 3-3 साल 4-4 साल रात दिन मेहनत करने के बाद में भी बेचारा 400 नंबर 500 नंबर नहीं पा रहा है। इसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो यहाँ से बहुत जोश में जाता है, जब उसके ऊपर किस तरीके का मेंटल प्रेशर होता है, जब उसे ये लगता है कि उसके घर में जिन लोगों ने 10 साल 20 साल से मेहनत करके 2-4 लाख रुपया इकट्ठा किया था उसको मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, मैंने पूरा जो है जा करके उसको घर की स्थिति देख करके अंदर से कितना ज़्यादा दुखद स्थिति उसे लगती है। तो आप ये सोचो इस देश में हो क्या रहा है। इस देश में जहाँ पे 90% लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं, इस पूरे देश में ऐसा माना जाता है कि गरीबी का समुद्र है, और कुछ ऐसे टापू हैं जो कि बहुत ज़्यादा धनी हैं।
5% लोगों के पास इस देश की 95% जो है प्रॉपर्टी है, 95% पैसा है, तो क्या उन लोगों के लिए ये सब व्यवस्था आपने करके रखा है? जो एक गरीब आदमी है वो कैसे डॉक्टर बनेगा? इस देश का जो योग्य व्यक्ति है, जो गरीबी में पला हुआ, जिसके पास पैसे नहीं, वो किस तरीके से डॉक्टर बनेगा? उसके लिए क्या आपने व्यवस्था करके रखा हुआ और किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरीके से उन लोगों को जो है पीछे ढकेल दिया गया है कि वो किसी स्तर से आगे ना बढ़ पाएं। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कोचिंग करी, अगर मैं आपको बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कोचिंग शुरू करी राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर आप लोगों को ये ना पता हो, राजीव दीक्षित जो थे एक देश के बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया। 2010 में वो मर गए। वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस राष्ट्र के लिए तमाम बातें, जो इस देश में बहुत लोगों ने जो भी चीज़ें थी उसको सामने ला करके लोगों की आंखें खोल दी कि इस राष्ट्र का इतिहास क्या रहा है, इस राष्ट्र की जो है गौरवमयी गाथा कैसी रही है, वो सब चीज़ें लोगों उन्होंने रखी। तमाम जैसे भी हुआ हो, उसमें मुझे नहीं जाना है। उनके नाम पे मैंने यहाँ कोचिंग खोली और मेरा जो उद्देश्य था, मैं ये जहाँ तक जानता हूँ कि ये एक तहसील है, हरैया जो है एक तहसील है बस्ती ज़िले की, और इस तहसील में कुल मिलाकर के कोचिंग खोलने का जो मेन उद्देश्य था कि मुझे ये लगता था कि ये शोषण से बच्चों को बचाया जा सके। मैं ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं यहाँ हॉस्पिटल भी चलाता हूँ, मुझे ये था कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे अपने विचार हैं कि किसी बच्चे का मैं शोषण नहीं कर सकता, किसी बच्चे को गलत डायरेक्शन में नहीं रख सकता। और मैंने यहाँ पर के गाँव के ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करवाया है और मैंने एक एक साल में सिलेक्शन दिए हैं। मेरे यहाँ की एक बच्ची थी 2022 में, इस समय आजमगढ़ से MBBS कर रही है। वो 2022 में सेलेक्ट हुई, उसका नाम था रूपम वर्मा। वो गांव से आती थी, रोज़ साइकिल से आना और साइकिल से जाना। और कोरोना के बाद, क्योंकि आपको पता होगा 2020 में, 2021 में, 2020-21 में ज़्यादातर कोरोना था, कोरोना के दौरान पढ़ाई भी नहीं हो पाई। 2021 में वो इंटर पास की थी और एक साल में वो सेलेक्ट होकर के 629 नंबर लेकर के आजमगढ़ में वो सेलेक्ट हुई। वो भी घर से आना और घर से जाना। क्यों एक साल में कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया? हम लोग भी कभी तैयारी करने गए थे, इन्हीं कोचिंगों के उसमें गए थे, हमें तो काका वहाँ समझ में नहीं, एक साल यही नहीं समझ में आया करना क्या है। केवल वो नोट बनवाते थे, नोट बनाते जा रहे हैं, नोट बनाते जा रहे हैं, सोचते थे एक साल में नोट बन जाएगा, फिर अगली साल से इसको रटेंगे। फिर पहले से ही हमारा 3 साल 4 साल 5 साल का जो है ये रहता था, प्लान रहता था कि भैया ऐसे ऐसे करेंगे, एक बार फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे बच्चों को कोई मॉड्यूल नहीं देते, कोई नोट भी नहीं बनवाते। हमारा ये मानना है कि भाई NCERT किताब है, वो खुद ही एक ऐसा कंसाइज नोट है, आप उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसमें हर एक वर्ड, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसमें नोट बनवाने का क्या मतलब है। तो कुल मिलाकर के हम तो बच्चों को ऐसे करते हैं कि आप आओ एक साल में सेलेक्ट हो। और मैं गांव के बच्चों को, कोई हरैया में कोई भी जिसके पास पैसा हो वो तो नहीं पढ़ाना चाहता, उसको ये लगता है कि भाई हरैया में कौन डॉक्टर बना देगा, कौन क्या कर देगा। लेकिन हम लोगों ने ऐसे बच्चों को एक एक साल में सेलेक्ट कराया। इस बार भी हमारे ही जो है इस इंस्टीट्यूट की एक बच्ची है जो एक साल के अंदर उसके 644 नंबर हैं। इस बार मैं आपको 100% कह सकता हूं कि इस बार जो है NTA ने पेपर लीक किया है, हजारों पेपर बेचे हैं, उस कारण से इस बार उस बच्ची का हो सकता है सिलेक्शन हो या ना हो। लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि 644 नंबर अगर कोई बच्ची गांव से एक साल में ला रही है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोगों ने यहाँ पर इतने बच्चों को सेलेक्ट कराया। एक बच्चा हमारे यहाँ का ऐसा रहा कि जब वो सेलेक्ट हो गया तो उसके घर वाले ये नहीं जानते थे, उनको ये लगा कि भाई हमारा बच्चा तो नीट में सेलेक्ट हो गया, डॉक्टर बन गया, अब इसको तो पैसा देना चाहिए। जब उसने कहा कि मुझे आगे पढ़ने के लिए पैसा दीजिए तो वो कहने लगे कि भाई तुम तो डॉक्टर हो गए, अब तुम क्यों पैसा मांग रहे हो, अब तो तुमको हमें पैसा देना चाहिए, तुम तो डॉक्टर हो गए। तो सोचिए ऐसे ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कराया है। और आज हमारी अचीवमेंट ये है कि कम से कम आसपास के 12-13 जिलों से लेकर के बिहार तक के बच्चे आज हमारे पास पढ़ते हैं। क्योंकि मैं कभी मोबाइल सर्जरी किया करता था, तमाम अलग जिलों में जा करके जब ऑपरेशन किया करता था, मैंने एक साल में 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला करके और लेके तमकुही राज के बॉर्डर से लेके निचलौल बॉर्डर, देवरिया से लेके संत कबीर नगर के सर्किल में सर्जरी करता था। जिन लोग हमसे परिचित थे, जिन लोगों ने उन्होंने अपने बच्चों को भेजा और उन्होंने पढ़ाया, उनके रिजल्ट्स के आधार पर उनको ये लगा, तमाम बच्चों का भी कुशीनगर का बच्चा जो है पहली बार हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुआ, तो उस कारण से वहाँ बिहार जैसे तमकुही राज का, फिर उधर से बिहार से भी बच्चे आए और सब आए। मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वैसे भी मुझसे अगर कोई पूछता कि भैया कोटा जाएं कि हरैया रहें, तो अगर जानने वाला होता तो उसको मैं तो यही कहता हूँ कोटा जाओ, क्योंकि तुम्हें यही लगेगा कि भैया मैं तो पकड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना स्वार्थ है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाह रहा हूँ, या जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है अगर कोई मिलेगा तो उससे एक बात पूछना कि क्या आपको मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत है।
आप उसको एक बात बताना कि कुछ नहीं करना है, केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा अगर कुछ भी पढ़ोगे तो निश्चित रूप से तुम गलत डायरेक्शन में होगे और तुम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, तुम कहीं न कहीं भ्रमित कर दिए जाओगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई एनसीईआरटी आपको पढ़ाएगा नहीं। आप अगर टेस्ट दोगे तो टेस्ट में भी इतना है कि वो एनसीईआरटी के अलावा तमाम बेकार की चीज़ें, आईआईटी का क्वेश्चन, यहाँ का क्वेश्चन, वहाँ का क्वेश्चन डाल देंगे और जब आपका नंबर कम आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए। आपको ये लगेगा कि भाई जो है हमें तो बाहर का भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये गुरुजी लोग हैं, इतने दिन से कोचिंग चला रहे हैं, इनके इतने अनुभव हैं, इतने इन्होंने सिलेक्शन दिए हैं, तो भाई बिना जो है इसके किए तो होगा नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, गलत डायरेक्शन में जाओगे। इसलिए मेरा तो अपना ये मानना है कि भैया एक चीज़ जान लो कि केवल एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के सभी लाइन्स आप पढ़ लो, आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और निश्चित रूप से इन कोचिंगों में फंसने का प्रयास ना करो। मैं आपको अंतिम में एक लाइन बता करके बता रहा हूँ कि मेरी कोचिंग में पिछली बार एक लड़की थी जिसके 540 नंबर थे। वो लड़की क्या थी कि उसको भाई हरैया के नाम पे हमारे टेस्ट पे शायद विश्वास नहीं था, क्योंकि हम जितने टेस्ट कराते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड कराते हैं, हम किसी को मॉड्यूल नहीं देते, हम किसी को नोट भी नहीं बनवाते। हमसे बच्चा पूछता, हम कहते देखो एक बात समझ लो कि रिजल्ट दे देंगे आपका, एक सेम क्वालिटी का बच्चा, सेम इंटेलिजेंस का बच्चा एक हमारे पास भेज दो, एक कोटा भेज दो, अगर उससे 100 नंबर हमारे बच्चे के ना ज़्यादा हो तो उस दिन आकर के पूछ लेना, लेकिन आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ बस उतना करो, उतना करोगे तो निश्चित रूप से, और नहीं करोगे तो तुम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और लखनऊ, कानपुर कहीं से भी आए हुए हो तो ये गांव के जो सिंपल देहाती बच्चे हैं इनके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें हमारी अगर बात मान लोगे तो 1 साल में तुम सिलेक्शन ले सकते हो। और उसका एक बड़ा कारण है, कोई जादू नहीं करते हो। हमारा ये भी नहीं मानना कि हमारी कोचिंग में आके पढ़ो, हमारा केवल ये बताना है कि अगर जो है नहीं समझ में आ रहा है तो आओ पढ़ सकते हो। उसमें हमारे कुछ जुगाड़ होते हैं, फार्मूले होते हैं जो हम लोगों ने आज तक की पढ़ाई में किया। हमने एमबीबीएस किया, एमएस किया, और उस दौरान हमने केजीएमसी जैसे संस्था से एमबीबीएस किया, और भी जो भी है, तो हमारे जो अनुभव होंगे वो आपको हम बताएंगे। लेकिन आप इतना जान लो कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाओगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे ही जो है हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, उसको हमारी कोचिंग के टेस्ट पे शायद विश्वास नहीं रहा होगा, तो वो एलेंस का टेस्ट देती थी। उसका पिछली बार जो था वो 540 नंबर था, इस बार उसका 580 आया। जबकि एक बच्ची जो बम्बई से आई थी, उसके जो है नेहा वर्मा नाम है उसका, उसके कुल मिला के पिछले साल उसके भी 540 थे। लेकिन उसको मैंने यही बात बताई कि भाई मेरे ऊपर अगर विश्वास करोगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करोगी तो भाई हम उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। उस लड़की ने A to Z क्लासेज की और साथ में उसने जितने भी हमारे टेस्ट हैं उसको दिया, और उसके इस बार 661 नंबर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 बच्चियाँ, एक दोनों का 540 था। अंतर ये था कि उसने जाकर के एलेंस का दिया और इसने जाकर के हमारा टेस्ट दिया। एक का 580 है और एक का 661 है। कारण इसका एक स्पष्ट है कि एलेंस के टेस्ट में, मैं कोचिंग का नाम नहीं, लेकिन ये चूंकि मेरे पास एकदम 100% प्रूफ है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, उसको हम पिछले टेस्ट और इसका बता देता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ है कि वो 580 पाई, क्योंकि मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से उसको तमाम बाहर की चीज़ें जो है उसमें डाली गई हुई टेस्ट में, जिससे वो डेविएट हुई होगी, और वो कुल मिलाकर के जो सही डायरेक्शन है, जो कम से कम पढ़ने की ज़रूरत थी, वो ना पढ़ पाई होगी, और इसलिए उसके नंबर बढ़ नहीं पाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो निश्चित रूप से, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए स्पीड विद एक्यूरेसी चाहिए। आपकी स्पीड भी तेज होनी चाहिए, वो स्पीड तभी तेज होगी जब आप बार बार कोई चीज़ रिवाइज करोगे। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत बड़ा ज्ञान लेके जा रहे हो और इसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे। सिलेक्शन के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है स्पीड, और स्पीड तब आती है जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। इसलिए मेरा अपना ये मानना, रिवाइज तो तभी कर पाओगे जब आपका सिलेबस कम होगा। अगर आप ढेर सारा पथन्ना इकट्ठा कर लिए तो बाद में उसको तुम समेट नहीं पाओगे। इसलिए मेरा अपना ये मानना है, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। ज़्यादा पढ़ोगे तो मास्टर बनोगे, कम पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।